नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। आने वाले वक्त में नया साल शुरू होने वाला है और कई सारी रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। वैसे तो नव वर्ष के स्वागत में पूरी दुनिया तैयारी करती है, सबको इंतजार रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में नए साल के कुछ खास मायने हैं। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में नए साल में कई सारे अफसर प्रमोट होंगे, कई सारे अफसर जो विशेष सचिव थे वो सचिव बन जाएंगे और जो सचिव थे वो प्रमुख सचिव बन जाएंगे। आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे कि यूपी में सन 2000 बैच के 8 आईएएस अफसरों की डीपीसी संपन्न हो गई है और ये अफसर अब आगे चलकर 1 जनवरी से प्रमुख सचिव के पद पर प्रमोट हो जाएंगे और वहीं पर ज्वाइन करेंगे। हालांकि इन 8 में से एक अफसर ऐसा है जिसका लिफाफा बंद हो गया है, यानी कि उसको प्रमोशन नहीं मिला है, वो सचिव ही रहेगा। कुल 7 लोगों को प्रमुख सचिव पद पर प्रमोशन दिया गया है। एक जिसका लिफाफा बंद हुआ है उनका नाम है के धनलक्ष्मी। वो इस समय राज्य मानवाधिकार आयोग में सचिव हैं और एक जांच के चलते उनका लिफाफा बंद रखा गया है, उनका प्रमोशन नहीं हो पाया है। वैसे यूपी में 2000 बैच में करीब 8 आईएएस अफसर हैं, लेकिन इनमें से एक अफसर दीपक अग्रवाल इस समय भारत सरकार में तैनात हैं और 7 अफसर ऐसे हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश में हैं। उसमें से एक धनलक्ष्मी का नए साल में प्रमोशन नहीं होगा, उनका लिफाफा बंद हो गया है। तो कुल 6 लोगों को अभी फिलहाल प्रमुख सचिव के पद पर प्रमोशन मिल जाएगा 1 जनवरी से। ये जो 8 आईएएस अफसरों की डीपीसी हुई है उसमें रंजन कुमार जो इस समय स्वास्थ्य सचिव हैं वो प्रमुख सचिव बन जाएंगे। रणवीर प्रसाद वो भी प्रमुख सचिव बन जाएंगे। इसके अलावा आजमगढ़ में मंडल आयुक्त हैं मनीष चौहान, कानपुर में मंडल आयुक्त हैं अमित गुप्ता, इन लोगों के नाम भी प्रमुख सचिव बनने वालों में हैं। खाद्य आयुक्त पद पर हैं सौरभ बाबू और अनुराग यादव जो इस समय कृषि सचिव हैं वो भी प्रमुख सचिव बन जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो चुकी है। तो नया साल कुछ अफसरों के लिए खुशी का माहौल लेकर आ रहा है, लेकिन कुछ के लिए कष्ट का कारण भी बनेगा। जिनका प्रमोशन हुआ वो खुश होंगे, जिनका प्रमोशन नहीं हो पाया है वो दुखी होंगे। कहते हैं कि लिफाफा बंद डिब्बा गोल। जो धनलक्ष्मी राज्य मानवाधिकार आयोग में है इस समय सचिव, उनके बारे में ये कहा गया कि कानपुर में जब यूपी सीडा की वो एमडी के तौर पर तैनात थी तो वहाँ पर कुछ मामलों की जांच सीबीआई और विजिलेंस द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर उनका प्रमोशन अभी रोक दिया गया है। तो उच्च स्तर पर प्रमोशन की ये प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में करीब 70 से ज़्यादा आईएएस अफसरों को मिली है, लेकिन उसमें से धनलक्ष्मी इकलौती ऐसी अफसर हैं जो दुर्भाग्यशाली रही हैं कि जांच के चलते उनको प्रमोशन नहीं मिल पाया है। यहाँ महत्वपूर्ण ये भी होगा कि अब जो मंडलों में मनीष चौहान और अमित गुप्ता आजमगढ़ और कानपुर मंडल में तैनात हैं, इनको सरकार क्या शासन में लाएगी, और अगर शासन में प्रमुख सचिव बनाकर लाती है तो फिर इन 2 मंडलों में नए कमिश्नर भी तैनात किए जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि जो 5 डीएम प्रमोट होकर सचिव बन रहे हैं उसमें से कुछ लोग भी कमिश्नर बन सकते हैं। जैसे लखनऊ में है सूरपाल गंगवार, कानपुर में है राकेश सिंह, गाजियाबाद में है और मथुरा के डीएम हैं। ऐसे कई नाम हैं जो बड़े दावेदार हैं कि अगर मंडल खाली होगा तो वहाँ कमिश्नर बन जाएंगे। अब आपका ध्यान एक नई खबर की ओर आकर्षित करेंगे कि जो देश की सियासत में इन दिनों यूपी की धमक को दिखाता है, बढ़ाता है। मामला राज्यों के जो सर्वोच्च पद हैं, जिनको आप महामहिम कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं, उनको सुशोभित करने से जुड़ा है।
देश के जितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर इस समय यूपी के कई दिग्गज और बड़े नेता महामहिम बनकर विराजमान हैं। तो यूपी का यह सौभाग्य है कि देश के करीब 28 राज्यों में से 6 राज्य ऐसे हैं जहां यूपी के नेता राज्यपाल बनकर तैनात हैं। जब से बीजेपी की केंद्र में सरकार आई है 2014 से, मोदी की सरकार, उसमें लगातार उत्तर प्रदेश के नेताओं को तवज्जो मिली है, खासतौर से राज्यपाल बनाने के मामले में। और ये पहला मौका है कि जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में देश के कई राज्यों में उत्तर प्रदेश के नेता राज्यपाल हैं। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि जो लोग सियासत में माने जाते हैं कि अब वो रिटायर हो गए, अब उनको सक्रिय राजनीति से किनारे कर दिया गया है, उनकी सुधि बीजेपी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से ले रही है। ये बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। इस पद के माध्यम से जो एडजस्टमेंट किया जाता है वो किसी भी नेता की गरिमा को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। राज्यपाल का पद गौरवशाली और प्रतिष्ठा का पद माना गया है। हाल ही में अभी केंद्र सरकार द्वारा कुछ नए राज्यपालों की तैनाती की गई। उसमें उत्तर प्रदेश से जनरल वीके सिंह मिजोरम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पहले सेना में जनरल रहे और अब राज्यपाल बन गए। मनोज सिन्हा को आप लोग जानते हैं, वो उत्तर प्रदेश के ही हैं, गाजीपुर के, और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। लक्ष्मण आचार्य जो पहले मणिपुर के गवर्नर थे, अब उनको आसाम का गवर्नर बनाया गया है। और इसी तरह से बरेली के रहने वाले संतोष गंगवार को झारखंड में राज्यपाल बनाया गया है। और गोरखपुर के शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के इस समय राज्यपाल हैं। वो गोरखपुर से आते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं और राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। बरेली चर्चित रहा है इलाका, किस लिए आप लोग जानते हैं। आपको यहाँ यह भी याद दिला दूं कि मोदी सरकार ने यूपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह, कलराज मिश्रा, फागू चौहान और कई सारे लोगों को राज्यपाल बनने का मौका दिया है। और अभी भी बहराइच के रहने वाले आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के राज्यपाल थे, उनको बिहार का नया राज्यपाल फिर बनाया गया है। तो यूपी से इस समय जो बुजुर्ग नेता हैं उनकी लॉटरी कब लग जाए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार की निगाह उत्तर प्रदेश पर विशेष तौर पर है। लालजी टंडन भी आपको याद होगा, लखनऊ से कई बार सांसद रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार में मिनिस्टर रहे। मध्य प्रदेश का उनको राज्यपाल बनाया गया था, अब वो दिवंगत हो गए। लेकिन मोदी सरकार ने अपने पुराने नेताओं को सम्मान देने में अगर राज्यपाल के मामले में कहा जाए तो कोई कोताही नहीं की है। हालांकि हर व्यक्ति का भाग्य एक जैसा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब जब मौका आया उत्तर प्रदेश को, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने की बात हो या राज्यों के सर्वोच्च पदों पर राज्यपाल बनाने की बात हो, यूपी को हमेशा प्राथमिकता मिली है। और अभी तो आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ और लोगों को भी मौका मिले। अब बात फिर नए साल की आ गई। 2025 बस कुछ समय बाद शुरू होने वाला है। ये 2025 उत्तर प्रदेश की पुलिस में भी बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे, क्योंकि 8 बड़े आईपीएस अफसर जो डीजी स्तर में हैं, डीजीपी भी इसमें शामिल हैं, ये इसी 2025 में हमसे विदा हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश को नया डीजीपी भी इसी 2025 में आने वाले साल में मिलेगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उनका कार्यकाल मई 2025 तक है। उसके बाद यूपी को नया डीजीपी मिलना तय है और नए साल में लगभग 8 आईपीएस अफसर जो डीजी रैंक में हैं उनका रिटायरमेंट है। उनकी जगह नए लोग आएंगे, एडीजी से डीजी पद पर प्रमोट भी होंगे।
सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो जनवरी का महीना शुरू होगा कुछ दिनों बाद, उसमें 1990 बैच के अविनाश चंद्र का रिटायरमेंट है, जो इस समय डीजी फायर के पद पर तैनात हैं। उसके बाद मई महीने में डीजीपी और डीजी लेवल के एक साथ 3 आईपीएस अफसर रिटायर हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले 1989 बैच के हैं पीवी रामा शास्त्री। वो मई में रिटायर होंगे और इस समय वो डीजी जेल के पद पर तैनात हैं। इसी महीने में 1990 बैच के 2 आईपीएस अफसर रिटायर होंगे, संजय एम तरडे और वर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार। तरडे अभी टेलीकॉम विभाग में डीजी के पद पर हैं, प्रशांत कुमार के ही बैचमेट हैं और रामा शास्त्री उनसे सीनियर हैं, वो डीजी जेल हैं। ये लोग मई महीने में एक साथ ये तीनों लोग जाएंगे। फिर आएगा जून का महीना, जिसमें 2 लोगों का रिटायरमेंट है, तिलोत्तमा वर्मा का और आदित्य मिश्रा का। जुलाई में 1990 बैच के विजय कुमार मौर्य, जो इस समय डीजी होमगार्ड हैं, उनकी भी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर नवंबर में 1991 बैच के अभय कुमार प्रसाद, उनका भी रिटायरमेंट है। तो ये जो 8 अफसर हैं, ये शीर्ष लेवल के अफसर हैं। कहा जाए तो सरकार की रीढ़ है। डीजीपी तो सबसे बड़ा अफसर है, यूपी पुलिस का मुखिया है। उसमें अगर जब परिवर्तन होगा तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, जिसके बाद कई विभागों में भी परिवर्तन होगा, जोन में होगा, कमिश्नरी में होगा, कई सारी चीज़ें जनवरी के बाद एक मूर्त रूप लेंगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पद है डीजीपी का, उसके लिए रेस आप कहिए तो जनवरी में ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि मई 5 महीने का समय है। सरकार ने कुछ सोचा भी होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस रैट रेस के इतर एक नाम ऐसा है जो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में डीजीपी पद पर अपना दावा ठोंकता रहेगा। उसमें नाम है राजीव कृष्णा का। राजीव कृष्णा इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के मुखिया हैं, विजिलेंस के डायरेक्टर भी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी नौकरी 2029 तक है, यानी कि 4 साल से ज़्यादा उनकी नौकरी है। उनके बैच के 1991 का उनका जो बैच है, उनके नीचे के बैच के बहुत सारे लोग रिटायर हो जाएंगे। वो इकलौते अफसर बचेंगे जिनकी 4.5 साल के लगभग नौकरी रहेगी। अगर मई में सरकार ने उनको डीजीपी नहीं बनाया तो 25 ना सही, 26 ना सही, 27 में बनाएगी, 28 में बनाएगी। बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि राजीव कृष्णा का दावा बहुत लंबा है, अभी उनके साथ नौकरी बहुत लंबी है। तो यूपी पुलिस में राजीव कृष्णा अगले बड़े चेहरे हो सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा सबको रहना चाहिए। लोग आते हैं, नौकरी पूरी करते हैं और जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के नाम की अपनी एक छाप होती है। प्रशांत कुमार उसी तरह के डीजीपी के तौर पर याद किए जाएंगे जो कूल डीजीपी, कूल अफसर के तौर पर माने जाते हैं। सबकी आसानी से सुन लेते हैं, मिलनसार हैं, लेकिन अपराधियों पर उनका कहर बहुत ज़बरदस्त टूटता रहा है। सर्वाधिक इनकाउंटर उनके समय में हुए हैं, सर्वाधिक घटनाओं का खुलासा भी हुआ है, घटनाएं तेजी से भी खुली हैं। बहुत सारी चीज़ों का श्रेय प्रशांत कुमार को मिलेगा और कहीं वो लाइमलाइट में नहीं रहते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है। तो प्रशांत कुमार की कमी तो खलेगी ज़रूर, लेकिन अभी उसमें वक्त है। हो सकता है कि तब तक सरकार कुछ सोचे, कुछ नए नाम लाए, लेकिन जो दावेदार हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात जमीनों के घोटाले की, और ख़ास तौर से मामला जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो और वो भी एनसीआर का हो, जहाँ पर ज़मीन का एक टुकड़ा भी करोड़ों का है, यानी कि ज़मीन सोना है और सोने की खान की तरह है। चाहे अफसर जाए, चाहे मिनिस्टर जाए, सबको भरपूर वहाँ पर सम्मान मिला और कोई निराश होकर नहीं लौटा। यूपी में जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना,
ये 3 अथॉरिटियाँ हैं, इनको आप सोने की खान भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये मिनी स्टेट हैं, राज्य की तरह हैं, जिनका अपना बजट है, अपना अधिकार है, अपने पास बहुत अथाह पैसा है। यहाँ पर जो ज़मीनों के दाम हैं वो आसमान पर हैं। इसीलिए कहा जाता है, ऐसे नहीं कहा जाता कोई चीज़ आसमान पे पहुँच गई। अगर हम आप किसी ज़मीन को यहाँ 10 लाख में पाएंगे लखनऊ में और पूर्वांचल में, वही ज़मीन वहाँ 10 करोड़ में मिलेगी। तो आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ज़मीनों के दाम भले आसमान पर हो, लेकिन यमुना अथॉरिटी में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है और उस कांड की जांच रिपोर्ट सीएजी ने दी है और विधानसभा के पटल पर आई है। उस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि यमुना अथॉरिटी ने पिछले 13 सालों में 2400 से ज़्यादा प्लाट, यानी कि 2400 से ज़्यादा भूखंड प्लाट फैक्ट्री लगाने के लिए उद्योगपतियों को दिए, आवंटित किए, पर 13 सालों में किसी ने एक भी फैक्ट्री नहीं लगाई। जमीन ले ली, फैक्ट्री नहीं लगाई, आधा तिहा पैसा जमा किया, कब्जा जमाए बैठे हैं। ये खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में हुआ है जो विधानसभा में पेश की गई है। इसमें साफ बताया गया है कि यमुना अथॉरिटी यानी यीडा 2009 से लेकर 2021 के बीच इन 13 सालों में उद्योगों के लिए जो ज़मीनें आवंटित की गई, वो अफसरों की गलत नीतियों के चलते उसमें से बहुत सारे भूखंडों की लीज डीड जारी नहीं हो पाई, पैसा नहीं जमा हो पाया और सरकार को करोड़ों का चूना लगा है। कितनी हैरत भरी बात है कि भारत सरकार की संस्था की ये रिपोर्ट है। ये हम नहीं कहते कि लोगों ने फैक्ट्रियां, ज़मीनें तो ले ली लेकिन कागजों पर लगाई। भौतिक कब्जा भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिला और विलंब करने वाले आवंटियों पर प्राधिकरण ने कोई सख्ती भी नहीं की, क्योंकि अंदर खाने मामला सेटिंग का रहता है। ज़मीन लेकर उद्योग न लगाने वालों ने एक साथ कई चीज़ों को नुकसान पहुंचाया है। एनसीआर और उत्तर प्रदेश के विकास को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है और जिस उद्देश्य से सरकारें दावे करती हैं, मायूस करती हैं, उद्योगपतियों को बुलाती हैं, वो उद्देश्य भी विफल रहा है। इसका सारा फायदा आवंटियों को मिला, लेकिन प्रदेश का नुकसान हुआ। जब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की, तो उसमें संस्थागत श्रेणी में कई सारे नाम बताए गए हैं जिन्होंने ज़मीनें ली, उन पर पेनाल्टी भी लगी, लेकिन अफसरों ने उनसे वसूली नहीं। जीएल बजाज, शांति एजुकेशन, ऐसे कई सारी संस्थाओं के नाम सीएजी की रिपोर्ट में रखी गई है। लेकिन आप इन सब रिपोर्टों को जानकर भी हैरत में होंगे कि ये हर साल आती है और ये सफ़ेद हाथी की तरह रहती हैं। अधिकारी इन रिपोर्टों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, चाहे जितना बड़ा खुलासा हो जाए उससे उन्हें डर नहीं लगता है और वो कहते हैं कि कागज़ का पेट भर दिया जाएगा। इसका हवाला देकर वो इन रिपोर्टों को दफन कर देते हैं। वो तो एक परंपरा है, मजबूरी है कि सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखना है, नहीं तो ये भी पता न लगे कि 13 साल में 2400 भूखंड प्लाट ले लिए और फैक्ट्री नहीं लगाए। ये तो भला हो सीएजी का जिसने ये बात बताई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 13 सालों में जो जिम्मेदार अफसर रहे, उनके खिलाफ सरकार ने किसी भी कार्रवाई का ऐलान नहीं किया। एनसीआर के जो तीनों बड़े प्राधिकरण हैं, उसके बारे में ये लोगों को पता है कि वहाँ पर जो अफसर तैनात रहते हैं इन प्राधिकरणों में, वो ऊपर सीधे तार जोड़े रहते हैं और बिना सरकार के शीर्ष अफसरों और मंत्रियों की इच्छा के एनसीआर में कोई खेल संभव नहीं है। वो सोने की खान जरूर है, लेकिन उस खान में रायशुमारी ऊपर से नीचे तक होती है, तब जाकर कहीं कुछ निकलता है। पिछले दिनों एक प्रकरण हाई कोर्ट ने आपके सामने रखा था, जिसमें प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल सागर को सरकार को हटाना पड़ा। करोड़ों अरबों के खेल चुटकियों में होते हैं। अब जब यमुना प्राधिकरण में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, पूरी दुनिया की निगाह जिस पर है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर ज़मीनें
कितनी महंगी होंगी, कितनी डिमांड होगी, और उन जमीनों पर जिनका इस समय कब्जा है प्राधिकरण के अफसरों का, वो कौन सा एक जरा सा खेल कर देंगे और कितने 100 करोड़ का वारा न्यारा हो जाएगा, इसका अंदाजा हम और आप कोई नहीं लगा सकता। जिस प्रदेश को गरीब प्रदेश कहा जाता था, बीमारू प्रदेश कहा जाता था, उसको आगे लेकर तो आया गया, लेकिन जो गति चाहिए थी उस गति में अफसरों ने अपना माल बनाने के चक्कर में उसको डीरेल कर दिया, उस गति को धीमा कर दिया। यूपी प्रगति के रास्ते पर आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन अफसरों की लालच की कीमत पर, और इस बात को सीएजी की रिपोर्ट साबित करती है। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आपको मुनव्वर राना साहब के एक बेहतरीन गज़ल के साथ छोड़ जाएंगे, जिसमें वो सामाजिक व्यवस्था में आदमी के जीवन की सच्चाई, हकीकत, उसके खुददारी को और उसके रुतबे को दर्शाते हैं। तो सुनिएगा कि नाकामियों के बाद भी हिम्मत वही रही और ऊपर का दूध पीकर ताकत वही रही। शायद ये नेकियां हैं हमारी की हर जगह, दस्तार के बगैर भी इज्जत वही रही, और मैं सिर झुकाकर शहर में चलने लगा, मगर मेरे मुखालफीन में दहशत वही रही। और खाने की चीज़ें जो भेजी हैं गांव से माँ ने, बासी तो हो गई पर लज्जत वही रही। नमस्कार। गोल्ड